जरा 1940 के दशक के उन आखिरी सालों की कल्पना कीजिए। एक तरफ आज़ादी की नई सुबह का जश्न था, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ विभाजन का गहरा दर्द। इसी ऐतिहासिक और भयानक उथल-पुथल के बीच हमारे भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उसी दौर में चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखा गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों और उस समय की सबसे गर्मागर्म बहसों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़ने का ये विशाल काम आखिर पूरा कैसे हुआ। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। उथल-पुथल का दौर, संविधान सभा का गठन, साम्राज्यवादी साया, पृथक निर्वाचिका पर वो ऐतिहासिक बहस, भाषा का सवाल और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिकैप। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की उथल-पुथल की। जब संविधान सभा एक नए और आधुनिक भारत का सपना बुन रही थी ना, तब संसद भवन के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। सामने दिख रहे इस दृश्य को देखिए। ये सिर्फ एक इमारत का खंडहर नहीं है, ये उस दौर के दर्द का जीता जागता सबूत है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन देश को बांट भी दिया गया। अगस्त 1946 में कलकत्ता से जो हिंसा शुरू हुई, उसने पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत में महीनों तक दंगों का एक भयानक रूप ले लिया। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर बस बेतहाशा भाग रहे थे। एक तरफ एक नए देश के जन्म की खुशी थी और दूसरी तरफ तबाही के ये खौफनाक निशान। जरा सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं को कितने भारी मानसिक दबाव में ये राष्ट्र निर्माण का काम करना पड़ा होगा। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइमलाइन बहुत क्रूशल है। देखिए, संविधान का बनना कोई एक अकेली घटना नहीं थी, ये लगातार हो रहे बड़े ऐतिहासिक बदलावों का ही एक हिस्सा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की यादें लोगों के जहन में एकदम ताज़ा थीं। 1946 में ही रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हो चुका था। मजदूरों और किसानों के आंदोलन पूरे उफान पर थे। और इन्हीं सब के बीच दिसंबर 1946 में संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया, जो नवंबर 1949 तक चला। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि वो दौर कितनी तेजी से और कितने चुनौतीपूर्ण माहौल में बदल रहा था। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, संविधान सभा का गठन। यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ था। मतलब हर आम इंसान ने वोट नहीं दिया था, बल्कि 1945-46 की सर्दियों में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन्हीं प्रांतीय संसदों ने इन सदस्यों को चुना था। इस सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें 165 दिन बैठकें चलीं। और ऐसा नहीं था कि सत्रों के बीच काम रुक जाता था। अलग अलग समितियां बैकग्राउंड में लगातार इस ड्राफ्ट को सुधारने और संवारने में लगी रहती थीं। और इसी सभा के बीच वो ऐतिहासिक पल भी आया, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, जब पूरी दुनिया सो रही थी। तब जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक शंखनाद किया। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, ये एक नए युग की, एक नए भारत की शुरुआत की गूंज थी। ये एक वादा था कि भारत अब एक नई उम्मीद के साथ जाग रहा है। लेकिन क्या शुरुआत से ही सब कुछ पूरी तरह स्वतंत्र था? चलिए इस साम्राज्यवादी साये को समझते हैं। संविधान सभा के अंदर की चिंताएं भी कम नहीं थीं। कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी का ये बयान इसका सबसे बड़ा सबूत है। 1946-47 की सर्दियों में जब चर्चाएं शुरू ही हुई थीं, तब अंग्रेज देश से पूरी तरह गए नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार तो बन गई थी, लेकिन उसे अभी भी वायसराय और ब्रिटिश सरकार की देखरेख में काम करना पड़ता था। लाहिड़ी को इस पूरी प्रक्रिया पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गहरा साया नजर आ रहा था। उनका साफ कहना था कि हमें इस साम्राज्यवादी प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करना होगा। इससे पता चलता है कि सभा के अंदर ही कैसा वैचारिक संघर्ष चल रहा था। और अब बात करते हैं उस दौर की सबसे तीखी बहस की, पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। राष्ट्र निर्माण के इस सफर में पृथक निर्वाचिका का मुद्दा सबसे ज्यादा विभाजनकारी साबित हुआ। इस पर सभा बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ मद्रास के बी पोकर बहादुर थे, जिनका मजबूती से ये मानना था कि अल्पसंख्यकों की आवाज सुनने और उन्हें पूरी हिस्सेदारी देने के लिए पृथक निर्वाचिका बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जो उसके सख्त खिलाफ थे। पटेल का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि ये व्यवस्था हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरदार पटेल ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि ये पृथक निर्वाचिका कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये तो अंग्रेजों द्वारा बोया गया एक शरारत का बीज है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए इसे लागू किया था और इसी वजह से अंततः देश का विभाजन हुआ। उनका संदेश एकदम साफ था, अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है तो हमें इस ब्रिटिश विरासत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ लोगों के विचार कैसे बदले। बेगम एजाज रसूल जैसे कई मुस्लिम सदस्यों ने भी ये महसूस किया कि पृथक निर्वाचिका तो असल में अल्पसंख्यकों के लिए ही आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि ये उन्हें बाकी समाज से बिल्कुल अलग थलग कर देगी। 1949 तक आते आते सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए कि ये व्यवस्था किसी के भी हित में नहीं है, और फिर पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। चलिए अब एक और बेहद नाजुक मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, भाषा का सवाल। इतने विशाल और विविधताओं से भरे देश को आखिर एक भाषा के सूत्र में कैसे बांधा जाए, ये कोई छोटा सवाल नहीं था। भाषा समिति ने जो बीच का रास्ता निकाला उसे हम इन 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं, और हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को मान्यता दी गई। दूसरा, अचानक से कोई बदलाव न थोपते हुए पहले 15 सालों के लिए सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा गया। और तीसरा, जो सबसे अहम था, प्रांतों को अपने आधिकारिक कामों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने की पूरी आज़ादी दी गई। और यहीं पर शब्दों का वो मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसने बहुत बड़े विवाद को सुलझा दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया, बल्कि उसे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। इस एक छोटे से बदलाव ने ये संदेश दिया कि देश की सभी भाषाएं राष्ट्र की हैं और हिंदी केवल सरकारी कामकाज की आधिकारिक भाषा होगी। ये एक ऐसा कमाल का समझौता था जिसने सभी की भावनाओं का सम्मान किया। तो अब वक्त है इस पूरे सफर को समेटने का, एक क्विक एग्जाम रीकैप के साथ। 1946 से 1950 तक के इस मुश्किल सफर को हमने देखा। 11 सत्र, 165 दिन और अनगिनत तीखी बहसों के बाद आखिरकार दिसंबर 1949 में वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया। इन पुरानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नेता संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर महज एक कागज पर नहीं थे, ये एक नए लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक भारत की नींव पर थे। इसी के साथ औपनिवेशिक शासन का वो लंबा युग समाप्त हुआ और हमारे संविधान ने देश की आत्मा के रूप में अपनी जगह ली। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो अक्सर इतिहास के पन्नों से परीक्षाओं में उभर कर आता है। जरा सोचिए, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? इसके पीछे उनका वो कौन सा विजन था जो देश को एक सूत्र में पिरो सकता था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास को करीब से समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा।